हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के प्यारे रजा सर। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त और बिल्कुल ही तंदुरुस्त होंगे और बिल्कुल ही जबरदस्त होंगे। तो आपने जैसे कि अभी पिछले क्लास में हम लोग बाघ परियोजना तक के टॉपिक को कवर किए थे और अचानक से हमारा माइक प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग उस टॉपिक को आधे इस चैप्टर को आधे कंप्लीट करके ड्रॉप कर दिए थे। तो आज हम उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट क्लियर करने वाले हैं, उसी चैप्टर का हम दूसरा पार्ट क्लियर करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक चीज को बारीकी से क्लियर करेंगे, एक एक चीज को बारीकी से क्लियर करेंगे और सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से सारे लोग सोचते हैं। हमने अभी जस्ट इसका पिछला पार्ट 1 रिलीज किया यूट्यूब पे, अभी हम जस्ट इसका सेकेंड पार्ट दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो बची हुई टॉपिक्स है चैप्टर 2 के वन जो हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो एनसीईआरटी पैटर्न है, जिसके ऊपर हम लोग आधारित सारी की सारी क्लासेस पूरी पूरी उसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जो हमारा पार्ट 2 में बचा हुआ चीज था, सॉरी जो हमारा पार्ट 1 में बचा हुआ चीज था, उसको हम पार्ट 2 में कैसे रिकवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट जोरों तोरों के साथ लग जाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को, जो कि हमारा रहने वाला है पार्ट 2। इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने उस प्यारे टॉपिक को। उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो पहले आप इस सीरीज का, इस चैप्टर का पार्ट 1 पहले देखेंगे। जब आप पार्ट 1 देख लेंगे, बहुत आसानी से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आप यहाँ से अर्थात पार्ट 2 से फिर आप क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब आप पार्ट 1 बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे, पार्ट 1 बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे, जब आप पार्ट 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चीजें आपको काफी अच्छे तरीके से, काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। दैट्स क्लियर। तो आई होप कि आपने समझ लिया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जितने भी लोग फटाफट अभी स्टार्टअप किए हैं, तो भैया एक चीज याद रखेंगे, जब यहाँ अवैध सर हैं तो एसएसटी का डर नहीं होना चाहिए। जब आपके रजा सर आपके साथ खड़े हैं तो एसएसटी का कभी आपके साथ डर होना नहीं चाहिए। एसएसटी को हम लोग ऐसे कैप्चर करेंगे एक एक चीज को, जो हमें बड़े आसान शब्दों में समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है बाघ परियोजना। हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है बाबू भैया? बाघ परियोजना। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे बाघ परियोजना आखिर था क्या। अब एक्चुअली में जो हमारा वन्यजीव संरक्षण था, उसमें बाघ परियोजना क्यों लाया गया था, स्पेसिफिक रीजन क्या था बाघ परियोजना लाने का, और इसकी क्या महत्वपूर्णता है, और हमारी बुक में अगर ये टॉपिक रिलेट किया गया है तो इसके पीछे की वजह क्या है, उन सभी चीजों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे और एक एक करके क्लैरिफिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होगा कि वन्य जीवन संरचना में टाइगर एक बहुत महत्वपूर्ण और एक जंगली जाति माना जाता है। एक्चुअली में अगर आप देखिएगा तो जब जंगल में जाओगे, जंगली जानवर के बारे में अब जब पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे और जानोगे, आपको वहां क्या दिखाई देगा मालूम? वहां आपको बस एक चीज दिखाई देगी। वो चीज क्या है? शेर, बाघ, हाथी, ये सारी चीजें आपको दिखाई। उन्हीं प्रजाति में से एक प्रजाति है बाघ, और ये जो बाघ प्रजाति है ये काफी महत्वपूर्ण और जंगली जाति माना जाता है। 1973 में कुछ ऑफिसर्स एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या करते हैं कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश में 20वीं शताब्दी, यानी हम बात कर रहे हैं 20 सेंचुरी की। कब की हम बात कर रहे हैं बाबू भैया? 20 सेंचुरी। ठीक है, इस समय पे 20वीं सेंचुरी के समय पे 1973 के समय एग्जैक्टली जो हमारा साल रहा है वो है 1973। ठीक है, उस 1973 के समय में अधिकारियों ने ये पाया कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बाघों की संख्या जिस हिसाब से थी अभी काफी घट गई है। यानी 20वीं सदी में जिस हिसाब से हमारे भारत देश के अंदर बाघ थे, उस अनुकूल अभी हमारे देश के अंदर बाघों की संख्या क्या हो गई है? बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गई है, बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गई है, बिल्कुल न के बराबर बची। अब आप पूछेंगे हाउ इज इट पॉसिबल सर, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल संभव है। देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या थी 55,000, अनुमानित, अंदाजा लगाया गया, रेशियो बताया गया, कितना है? 55,000। कब? 1973। कुछ आधिकारिक रिपोर्ट के अनुकूल ये पाया जाता है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो बाघों की संख्या थी, वो बाघों की संख्या
लगभग 55,000 थी, जो वर्तमान समय में घटकर कितनी हो गई है 1827। अभी प्रेजेंट टाइम पे 1827 ये आंकड़ा आया है। तो कहीं ना कहीं में साफ साफ पता चल रहा है कि बाघों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। बाघों को मारकर उनका व्यापार करने के लिए बाघ का क्या किया जाता है, चोरी किया जाता है। जैसे होता क्या है, बाघों को मार दिया जाता है, मारकर उनका खाल निकाल दिया जाता है और खाल निकाल करके उसको मार्केटिंग करते हैं। तो आखिर बाघों की संख्या घट क्यों रही है? तो सबसे पहला चीज, बाघ कर मारकर उनका व्यापार किया जाता है, इस कारण से संख्या घटती जा रही है। उसके साथ साथ धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को काटते जा रहे हैं और काट काट कर उनके आवासीय स्थलों को खत्म करते जा रहे हैं। अब जब जंगल बचेगा ही नहीं, फिर बाघ रहेंगे क्या? क्या वो आपके घर में आएंगे रहने? आप अपने घर में अपने बेड पे बोलोगे, जगह दोगे, भैया आओ भैया आप यहाँ बैठ जाओ, मैं चला उधर सोफे पे सो जाऊंगा? इज दैट पॉसिबल? आप जगह दोगे? नहीं, आप वहां पे उनको जगह नहीं दोगे। उनका घर कहाँ है? जंगल है। उनका आवास क्या है? जंगल है। और धीरे धीरे उनकी आवासीय स्थल क्या होती जा रही है? बिल्कुल सिकुड़ती जा रही है, बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं। पहले जंगल इतना हुआ करता था, कट कट कर हम लोग इतना एरिया मिला दिए। अब अगर छोटे एरिया में जंगल बचा है तो क्या जानवर सर्वाइव कर पाएंगे? अगर आपका घर तोड़ दिया जाए तो क्या आप रह पाइएगा बिना घर के? पॉसिबल। और साथ ही साथ क्या है, और भी हमें चीजों का ध्यान देना है, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या भी कम होते जा रही है। अब जंगल खत्म हो रहे हैं तो जंगली उपजाति क्या स्पेसिफिक बचे रहेंगे? नहीं। अब जंगल में जो जंगली उपजाति हैं, शेर, बाघ, चीता, इनको मार के खाते क्योंकि इनका शिकार होता है। अब जंगल ही नहीं रहा, जंगली उपजाति नहीं रहेंगे। अब जंगली उपजाति नहीं रहेंगे तो शेर भूख से इधर उधर तो भागेगा ना। तो क्या वैसे कंडीशन में बाघों की संख्या डाउन होगी? ऑफ कोर्स, इससे भी डाउन हो रही है। हमें दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहला चीज, अगर आपसे पूछे कि ये जो रेशियो है अनुमानित है 55,000 से घटकर 1827 हो गई है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे का रीजन है, सबसे पहला रीजन उनका शिकार करके, उनको व्यापार करने के लिए शिकार करके चोरी करना। दूसरा थिंग, उनके आवासीय स्थलों का बिल्कुल सिकुड़ जाना। और तीसरा थिंग हमारा ये है कि जो उनका भोजन है, भोजन का कम हो जाना। और चौथा थिंग, हम मानव की जनसंख्या में अंधाधुंध वृद्धि होना। ये सारे के सारे बाघ की संख्या घटने के मुख्य कारण, ये सारे के सारे बाघ की संख्या घटने के क्या है बाबू भैया? मुख्य कारण माने जाते हैं। अब तो होता क्या है ना, बाघों को मार दिया जाता है, मार करके उनका खाल का व्यापार कर देते हैं लोग, यानी उनकी जो चमड़ी होती है उस चमड़ी को बेच दिया जाता है विदेशों के अंदर। और जो उनकी हड्डियां होती है, ठीक है, उस हड्डी को क्या करते हैं, एशिया के देशों में दवा बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। यानी एशियाई देशों में दवा बनाने के लिए बाघ का हड्डी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके कारण भी इस जानवर को मार करके, इसका शिकार करके लोग तस्करी करते हैं। इस कारण से इसकी संख्या क्या और इसकी जाति क्या धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी है। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों का आवास उपलब्ध करवाते हैं, यानी 2/3। यानी सबसे ज्यादा भारत और नेपाल में चीते की संख्या पाई। अब ऐसे कंडीशन में जो तस्कर लोग हैं, जो जानवर मार करके विदेशों में बेचने वाले लोग हैं, उनकी टारगेट भी क्या होगा? उनका टारगेट भी यही होगा कि बाबू भैया अगर यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में बाघ हैं तो हम शिकार भी कहाँ करेंगे जहां पे काफी संख्या में बाघ हैं। अब इस कारण से भारत और नेपाल में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या पाई जाती थी। अब इसी कारण से जो तस्कर लोग हैं, जो तस्करी करने वाले लोग हैं, बाघ को मार करके उसके खाल और हड्डी का जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उन लोगों का भी टारगेट क्या बन गया? भारत और टारगेट क्या बन गया? भारत और नेपाल। आगे बढ़ते हैं, हमें आगे और देखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। यानी बाघ परियोजना की बात कर रही है, प्रोजेक्ट टाइगर की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, जब हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा बाघ परियोजना है पूरे विश्व में बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से सबसे यूनिक है, सबसे बेस्ट है, जिसकी शुरुआत 1973 में की गई। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973। इसकी शुरुआत कब हुई? ये चीज सारे लोगों को क्लेरिफिकेशन के साथ पता होना चाहिए, 1973 में की गई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। ये जो हमारा बाघ परियोजना चलाया जा रहा है,
इसमें स्पेसिफिक ये नहीं कि केवल और केवल हमें बाघों को ही बचाना है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि बहुत बड़े आकार की जो जैव जाति हैं, यानी जंगल के रहने वाली जो जीव जंतु हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करें। इसी के एवज में बाघों को बचाने के लिए, जैव जंतुओं को बचाने के लिए हमारे भारत के अंदर कुछ कुछ राष्ट्रीय उद्यान निर्मित किए गए, जैसे उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तथा और आगे आप बढ़ेंगे तो राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार और असम में मानस बाघ रिजर्व तथा केरल में पेरियार बाघ रिजर्व और भारत के बाघ संरक्षण परियोजनाओं के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। यानी बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर लाया जाता है, और ये कब लाया जाता है? 1900। ये कब लाया जाता है? 1973। जब 1973 में लाया गया तो इसका टारगेट ये नहीं था कि हमें सिर्फ और सिर्फ बाघों को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि इनका टारगेट ये था कि हमें इसके अलावे जितने भी जैव जातियां हैं उन सभी को भी बचाना है। और इसके लिए हमारे भारत के अंदर उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ आप जाएंगे तो आपको राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी बाघ रिजर्व को डेवलप किए गए बाघ परियोजना के तहत, ताकि बाघों को क्या किया जा सके? बचाया जा सके। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें इनमें दो तीन चीजों पढ़ने को मिलते हैं। वो दो तीन चीज क्या है? अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ये वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, यानी जंगल और जंगली जीव जो हमारे संसाधन के रूप में, इनके प्रकार और इनका अलग अलग वितरण है, हम उसी के बारे में देखेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? वन्य और वन्यजीव संरक्षण। वन्य जीव, वन और वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अधिक कठिन। यानी अगर देखा जाए, समझा जाए तो कहता है जंगल और जंगल के अंदर रहने वाले जीव, इनको बचाना काफी संवर्धन है। इनका प्रबंधन, इनका नियंत्रण, इनका संरक्षण बहुत कठिन माना जाता है। जंगल और जंगल के अंदर रहने वाले जानवर अर्थात वन्य जीव, इनको बचाना अर्थात इनका संरक्षण करना, इनको बचाना। संवर्धन का मतलब होता है उसको सुरक्षा भी देंगे। आपको मैं बता दूं, संवर्धन का मतलब क्या होता है? उस जाति को सुरक्षा भी देना है। जब आप उसको सुरक्षा देंगे तो साथ साथ उसका विकास भी होना चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ क्या होना चाहिए? विकास भी होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप विकास कर रहे हैं तो उस चीज का उचित उपयोग के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वही कहलाता है संवर्धन। यानी जंगल और जंगली जानवरों को बचाना, उनका सुरक्षा करना, उनको डेवलप करना और उचित उपयोग करना, ये सारी की सारी चीजें। और अगर मैं बात करूं प्रबंधन, यानी उसकी उपलब्धता को बनाए रखना। ठीक है, प्रबंधन का अर्थ क्या हुआ? उपलब्धता को बनाए रखना। उपलब्धता को बनाए रखना, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जंगल और जंगली जीव को बचाना, उनकी सुरक्षा, उनकी विकास, उनका उचित उपयोग के बारे में जानकारी लेना तथा उनकी उपलब्धता को बनाए रखना, उनको कंट्रोल करना अत्यधिक कठिन काम माना जाता है। यानी ये काफी टफेस्ट काम है। अब भारत के अंदर जब आप आगे बढ़ते तो आपको एक चीज पता चलेगी कि भारत के अंदर अधिकांश वन या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में है। किसके अंडर में है? सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? जैसे मैंने ये देखो, मैं ये एक पेन पकड़ा हूं, ठीक है, मैं अपने हाथ की मदद से इस पेन को पकड़ा हूं। इस पेन को मैं अपने हाथ की मदद से पकड़ा हूं, अर्थात मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से पकड़ रखा है। अब मैं इसे ही क्या करता हूं, इसे ही मैं फटाफट अपने इस हैंकी की मदद से पकड़ लेता हूं। ठीक है, ये मेरा हैंकी। अब मैं इसको इस हैंकी की मदद से ऐसे बांध के इसको मैं पकड़ता हूं। ठीक है, मैंने इसको ना ऐसे बांध दिया फटाफट से। मैंने इसको बांध दिया। अब मैं इसको किस मदद से पकड़ा हूं, फटाफट बताओ। अब मैं जो इसको पकड़ा हूं वो किस मदद से पकड़ूंगा? अभी मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड। ये थोड़ी सी देर की हो रही है, बट चलो, ये रहा हमारा। ठीक है,
अभी मैं इसको डायरेक्टली ऐसे हैंड की मदद से पकड़ा था, अब मैं इसको अपने इस हैंकी की मदद से पकड़ रहा हूँ इस पेन को, ठीक है। अभी जब मैं डायरेक्टली ऐसे हैंड की मदद से पकड़ा, यानी मैं जब इसे हाथ से डायरेक्टली मैं पकड़ रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष रूप, लेकिन मैं इसी वस्तु को अगर अपनी एक दूसरे वस्तु की मदद से पकड़ रहा हूँ, ये होता है अप्रत्यक्ष। आई बात समझ? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बात की जाए तो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अक्सर जो हमारा जंगल है वो किसके अधिकार क्षेत्र में है? गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में। अब इस अधिकार क्षेत्र को देखते हुए भारत के जंगलों को 3 भाग में बांट दिया जाता है। टोटल कितने वर्ग में डिफाइन किया गया? 3 वर्ग में, जिसमें सबसे पहला वर्ग क्या आता है? सबसे पहला वर्ग आता है आरक्षित वन, सेकेंड वाला क्या आता है? रक्षित वन, और जो हमारा लास्ट है वो आता है अवर्गीकृत वन। किस चीज को देखते हुए? ये चीज देखा गया कि भारत के अंदर जंगलों को संरक्षित करना, उनका सुरक्षा देना, उचित उपयोग करना, उनका विकास करना, ये सारी की सारी चीजें काफी कठिन मानी जा रही है। और ऐसे कंडीशन में देखा गया कि ये भारत सरकार के ही अंडर सारे वन आते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे में इन वनों को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया वन को? 3 भाग में। सबसे पहला वाला क्या है, फटाफट बताएंगे। सबसे पहला वाला क्या है? आरक्षित वन। सेकेंड वाला क्या है हमारा? रक्षित वन। और थर्ड वाला क्या है हमारा? अवर्गीकृत वन। यहाँ तक सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर है? आई होप बिल्कुल ही क्लियर होंगी। फटाफट आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हम एक एक करके इन वनों के बारे में भी एक्सप्लेनेशन लेंगे। आखिर आरक्षित वन क्या होता है, इसे कैसे डिफाइन किया गया है, ये वर्ग क्या करता है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आखिर हम कैसे इसको समझ पाएंगे कि आरक्षित वन क्या होता है। आइए फटाफट देखेंगे। हम सबसे पहले आज चलते हैं आरक्षित वन की। ये है हमारा आरक्षित वन। आरक्षित वन की अगर हम डिफिनेशन की बात करें, तो अगर आरक्षित वन का डिफिनेशन बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में अगर बात करें, तो एक ऐसा वन जिसे सरकार के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित घोषित किया गया, यानी विशेष रूप से सरकार के द्वारा उसका हिफाजत किया जाता है। सरकार के द्वारा विशेष रूप से उसका क्या किया जाता है? हिफाजत किया जाता है, यानी उसका रख रखाव किया जाता है, उसको देखरेख किया जाता है। और उस वन में पेड़ की कटाई, शिकार और जानवरों को चराना, इन सभी अन्य गतिविधियों, अलग अलग गतिविधियों पे एक बड़ा ही कड़ा कानून लागू होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ऐसा वन जो विशेष रूप से सरकार के द्वारा देखरेख किया जाता है, हिफाजत किया जाता है, और उस वन के अंतर्गत आप ना तो पेड़ों की कटाई कर सकते हैं, ना आप उस वन के अंदर अपने जानवर को चरा सकते हैं, ना ही उस वन के अंतर्गत आप किसी तरह का किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। ऐसे वन को क्या कहेंगे बाबू भैया? ऐसे वन को कहा जाता है आरक्षित वन। क्या बोला जाता है? फटाफट बताएंगे। आरक्षित। ऐसे वन को क्या कहेंगे? आरक्षित वन को। अब इसमें अगर आप बिना गवर्नमेंट के, बिना सरकार की इजाजत के इस वन का उपयोग करना चाहते हैं, इस वन की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं, इस वन में आप जानवर को चराना चाहते हैं, या कई अलग अलग प्रकार की अगर गतिविधियों को आप करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये बिल्कुल ही कानूनन अपराध माना जाए। यानी ये जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, ये रिजर्व फॉरेस्ट एक्चुअली में है क्या? ये अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द, ठीक है। अब जब ये अंडर द गवर्नमेंट है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो ऐसे वन के अंदर क्या होता है? ऐसे वन के अंदर आप ना ही वहां कोई शिकार कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है? शिकार प्रतिबंधित होता है। आप ना ही ऐसे वन के अंदर लकड़ियों को या फिर वनों की कटाई कर सकते हैं, बिल्कुल प्रतिबंधित होता है। ना ही यहाँ पर आप अपने जानवर को ले जा सकते हैं, ठीक है, जानवर को चराने के लिए भी आप यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल प्रतिबंधित होता है। अब जब भरपूर तरीके से सारी की सारी चीजें प्रतिबंधित है, तो क्या आप वहां पर कोई भी अलग गतिविधि करते हैं, तो वो क्या कानून का पालन होगा या कानून का उल्लंघन होगा? वो एक कानूनन जुर्म कहलाएगा। और इस वन के अंतर्गत आप बिना गवर्नमेंट के इजाजत के, बिना सरकार के अनुमति के कोई भी प्रकार का इस वन का उपयोग लेना चाहेंगे, तो वो कानून का उल्लंघन माना जाता है, कानूनन अपराध माना जाता। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी बच्चों को ये चीजें भी क्लियर हो, ठीक है।
अब हम लोग फटाफट बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है सर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है रक्षित वन। कैसा वन? रक्षित वन। आइए अब हम रक्षित वन का डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। एक्चुअली में रक्षित वन होता क्या है और रक्षित वन से हम कैसे समझेंगे। अभी तो हमने एक देखा आरक्षित वन, अब हम दूसरा वाला देखेंगे रक्षित वन किसे कहा जाता है और रक्षित वन क्या होता है। फटाफट चलेंगे। ऐसा वन जिसे सरकार द्वारा संरक्षण के लिए घोषित किया जाता है, यानी सरकार के द्वारा बताया गया है कि इसका संरक्षण करना है, मतलब घोषित कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया कि इस, ऐसे सपोज मानो इस जगह में ये एक वन है, ठीक है। अभी सरकार यहाँ क्या करती है? अनाउंसमेंट कर देती है। अनाउंसमेंट क्या करती है कि ये वाला जो एरिया, ये वाला जो वन है हमारा, ठीक है, इस वन को अब हमें संरक्षण करना, इस वन को अब हमें बचाना है। अभी केवल यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, बचाया नहीं गया, ये अभी अनाउंसमेंट हुई है। जब ये बचाया जाने लगेगा तो आरक्षित वन कहलाया जाएगा। अभी इस वन के लिए अनाउंसमेंट हुई है कि हमें इसको भी संरक्षण करना है, इसको भी बचाना है, और ऐसे वन को रक्षित वन कहा जाता। आई बात समझ में सबको? ऐसे वन को क्या कहते हैं बाबू भैया? रक्षित। ठीक है, ऐसे वन को क्या कहेंगे? फटाफट बता दो। ये देखो, फटाफट जवाब आने चाहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। टाइपिंग की स्पीड इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो, तुम्हें लगे हाँ सर को तो जवाब मिल गया। फटाफट, जैसे हमने पूछा फटाफट बच्चों का आंसर आ जाए। हर एक बच्चे के आंसर में तक आनी चाहिए। ये रही ना बात। अभी देखो, अब उधर बैठा टिल्लू बाबा फटाफट मैसेज कर रहा है, सर मुझे पता है ये रक्षित वन होता है। हाँ सर, मैं तो ऐसे चुटकियों में बता दूं, फटाफट बता रहे सारे बच्चे। अच्छा, रक्षित वन होता है। रक्षित वन में क्या? पेड़ों की कटाई, शिकार और अन्य भी अलग अलग प्रकार के वन संसाधनों का उपयोग पर प्रतिबंध होते हैं। एग्जैक्टली होते हैं। अगर इस वन को गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट दिया कि हम आपको संरक्षित करेंगे, तो कानून तो यहाँ लागू होगा ना। कानून क्या लागू होगा? शिकार नहीं किया जा सकता है, वन का कटाई नहीं किया जा सकता है, कानून लागू होगा। कानून के साथ साथ यहाँ पे कई तरह के नियम भी लागू हो गए, नियम कानून लग गए। लेकिन उन वनों में एक चीज स्पेसिफिक आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि ये वाला जो वन है, कौन सा वन? रक्षित वन। इसमें जो वहां, जैसे एरिया मैंने बताया ना, ये वाला एरिया में बताया कि इस एरिया में, तो क्या इस एरिया में कुछ रहने वाले इंसान भी होंगे? आसपास में, इसके अगल बगल में, इधर 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 ऐसे रहने वाले इंसान भी तो होंगे ना। जो रहने वाले इंसान होंगे इसके अगल बगल में, आस पड़ोस में, उन्हें स्थानीय लोग कहा गया। क्या कहा गया? स्थानीय लोग। ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिए। आपको याद होनी चाहिए कि आरक्षित वन में स्थानीय लोगों को भी कोई अनुमति नहीं है, लेकिन रक्षित वन में स्थानीय लोगों को सीमित अधिकार प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों को कुछ फिक्स्ड लिमिटेशन दी जाती है। ठीक है, कुछ सीमित अधिकार होते हैं, कुछ निश्चित अधिकार दिए जाते हैं कि हाँ आप ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। अर्थात वहां के स्थानीय लोग होंगे तो वहां जंगल में जाके फल फूल बीन सकते हैं, फल फूल चुन सकते हैं, वहां अपने जानवर को चरा सकते हैं, टहला सकते हैं, यानी उनको कुछ सीमित अधिकार दिए जाते। अभी यहां से आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि आरक्षित वन के अंदर कोई भी अधिकार, चाहे वो स्थानीय बंदा हो या फिर एनीबॉडी, कोई भी, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। जैसे ही हम रक्षित वन के अंदर एंटर करते हैं, रक्षित वन में हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट इसको अनाउंस कर दी कि हम इसका संरक्षण करेंगे। यहाँ पे कड़े नियम लग गए, कानून आ गए, परंतु उस जंगल के जो स्थानीय लोग हैं ना, उस वन के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उस वन के जो आसपास रहने वाले जितने भी स्थानीय व्यक्ति होंगे, उनको क्या है? कुछ ना कुछ सीमित अधिकार प्राप्त है। उनको क्या प्राप्त है? फटाफट बोलो, उन्हें क्या प्राप्त है? फिक्स्ड लिमिटेशंस दिए गए हैं, उन्हें सीमित अधिकार प्राप्त है, और उस सीमित अधिकार के थ्रू वो जंगल में जा सकते हैं, फल फूल बीन सकते हैं, चुन सकते हैं। अब कुछ ना कुछ तो उनको लिमिटेशन दिए गए होंगे। अब हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमें आगे दिखाई देगा तीसरा चीज। तीसरा वाला कौन सा वन है? फटाफट बता दोगे तो भैया तीसरा वाला जो हमारा वन है वो है हमारे पास अवर्गीकृत। तीसरा वाला टॉपिक क्या है हमारे पास?
अवर्गीकृत वन। चलो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अवर्गीकृत वन, ठीक है। अवर्गीकृत वन के बारे में हम बात करने वाले हैं। अवर्गीकृत वन क्या होता है और इसे कैसे हम लोग समझेंगे, ऐसे समझते हैं। ऐसा वन जो ना तो आरक्षित है, ना ही संरक्षित है, मतलब ना ही आरक्षित है और ना ही रक्षित है। आरक्षित वन किसको बोलेंगे? ये रही आरक्षित वन की बात। ऐसा वन एक ऐसे प्रकार का वन जो ना तो आरक्षित है, ना तो क्या है बाबू भैया, आरक्षित, और ना ही वो रक्षित है। ना तो वो आरक्षित है, ना ही वो रक्षित है, और ऐसे वन को हम क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। ऐसे वन को हम क्या बोलेंगे सर? अवर्गीकृत वन। आई बात समझ में? देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आपने इसको पकड़ लिया बड़ा मजा आएगा समझने में, लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपके माइंड में ये सारी चीजें, ये सारी बातें नहीं जा पा रही हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, आपको समझने में कठिनाइयां आएंगी। लेकिन डरने की बात नहीं, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं, डरोगे पूरा, क्योंकि when रजा सर इज हियर देन यू कांट फेयर। कैसे? एसएसटी थे भैया, अब पता चला सर उधर कुछ अपराधी पड़े खड़े हैं, मैं बोला वह सर इज हियर यू कांट फेयर, गए उन अपराधी के पास, दो तमाचा लगाए खींच के और बोले अवैध सर, बोले डरना नहीं है, ये दिक्कत हो जाएगी। फिर उधर गए, उधर पुलिस वाले अंकल खड़े थे, उधर गए पुलिस वाले अंकल को बोल रहे हैं मैं तो विदाउट हेलमेट जाऊंगा बाइक से, मैं तो विदाउट जूते जाऊंगा बाइक से, मैं विदाउट लाइसेंस के ही ड्राइव करूंगा बाइक, मैं तो राइड ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा भाई, बिना लाइसेंस के बिना हेलमेट के, मुझे कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि अवैध सर बोले डरना नहीं है। ना बेटे ना, ऐसी गलती नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एसएसटी से नहीं करनी है, ठीक है। आपने अगर भाई मेरे रहते हुए भी आप एसएसटी से डर जाओगे, फिर क्या फायदा यार, क्या फायदा। तो हम बात करेंगे अवर्गीकृत वन के बारे में, एक ऐसे प्रकार का वन जो वन ना तो आरक्षित है और ना ही क्या है, रक्षित है। उन वनों को क्या बोलेंगे बाबू भैया? अवर्गीकृत वन। उन वनों को क्या बोलेंगे? अवर्गीकृत वन। और ये अवर्गीकृत वनों पर सरकार या फिर कोई निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। हो सकता है उस पर सरकार का अधिकार हो सकता है उस पर सरकार का अधिकार हो, लेकिन हो सकता है वो किसी का अपना भी हो, पर्सनल हो, पर्सनल, अपना निजी खुद का, या तो गवर्नमेंट का या फिर निजी खुद का, दोनों में से किसी एक का अधिकार। आई बात समझ? अगला पॉइंट देखते हैं, इस वन के उपयोग पर कम प्रतिबंध होते हैं। अब भैया सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, इस पर गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन तो लग ही ना रहा है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं लग रहा है। तो जब रूल रेगुलेशन अगर नहीं लग रहा है तो आप बताएं क्या उस वन पे प्रतिबंध लग सकते हैं? क्या उस वन की पदार्थ, वस्तुओं, लकड़ियों, पेड़ पौधों, जानवरों, उन सब जानवर को चराने के लिए, टहलने के लिए किसी भी प्रकार का क्या वहां पे प्रतिबंध लगेगा? नहीं। चलो इसको समझने के लिए एक छोटा सा वे में आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने घर के अड़ोस पड़ोस में देखोगे कहीं ना कहीं किसी का आम का पेड़ लगा हुआ दिख जाए, ठीक है। अब उसमें आप क्या देखोगे? आम के पेड़ लगा हुआ, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े पड़े, जिसका आम का पेड़ है वो भी खड़ा पड़ा, आम पूरा भरा पड़ा, पूरा एकदम पेड़ में भरे हुए आम। आप गए, दो चार आम चोरी किए, लेकर के चले, फिर गए दो चार आम फिर से तोड़ के चले गए, फिर गए फिर दो चार आम तोड़े और चले गए। क्या उस पर प्रतिबंध था? आपने बचपन में ऐसा किया होगा, आई होप कि आप सारे लोग बचपन में ऐसा किए होंगे, किए नहीं किए? फटाफट बताइए। और झूठ नहीं बोलना है लाला, झूठ नहीं बोलना है। बचपन सब कैसे होते हैं मुझे पता है, बचपन सब कैसे होते हैं मुझे अच्छे से पता है। पता चला कमेंट में यू ऐसे बाल सवार और झूठी तारीफ को है, सर मैं तो अपनी जिंदगी में ऐसा किया ही ना है भाई। सबके बारे में चर्चे आम हो रखे हैं, किन किन ने खाया है आम उनके नाम हो रखे हैं। और अगर जो तुम ये कहते फिरते हो ना हमें कोई नहीं जानता, आओ कभी हमारी गलियों में, तुम्हारे नाम तो बदनाम हो रखे हैं। आई बात समझ?
चलो देखते हैं फटाफट कि इस वन के अंतर्गत अगर आप किसी भी तरह का उपयोग उस वन का करते हैं तो उस पर कोई भी प्रतिबंध लगा हुआ होता नहीं, यानी उस पर लिमिटेशंस लगे हुए होते। अगर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो फटाफट आप कमेंट कर देंगे यस सर हमें ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये था हमारा वन, जो वन के प्रकार थे, आरक्षित, रक्षित और अवरोधित। अब इन तीनों को अगर हम समझेंगे तो एक पार्ट में से हम बांटेंगे, ठीक है, फटाफट ये और अब इसमें हम लोग लिख लेंगे ये हमारा है आरक्षित वन, यहाँ पे ले लेते हैं आरक्षित वन, फटाफट देखेंगे इसको हमने ले लिया रक्षित वन और हमने इसे ले लिया अवर्गीकृत वन। अब हम फटाफट ध्यान से देखेंगे क्या चीजों को हमें देखना है कि जैसे ही हम लोग आरक्षित वन के अंदर जाते हैं यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है भाऊ भैया, यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि किसी भी प्रकार के हम उपयोग करने से यहाँ पे प्रतिबंधित माने जाते हैं। आप बिना गवर्नमेंट की अनुमति के, किसके, सरकार के अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से वन का उपयोग नहीं कर सकते। चीजें आई समझ में आपको? आरक्षित वन के अंतर्गत क्या है कि सरकार की अनुमति के बिना किसी के मतलब किसी भी प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे एक चीज आएंगी, किसी भी प्रकार से, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप उस वन का इस्तेमाल कर सकते नहीं, इम्पॉसिबल। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं अगला हमारा क्या आ जाता है भैया, रक्षित वन। रक्षित वन में क्या, यहाँ भी ऐसा है, आप सरकार की अनुमति के बिना सरकार के अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से वन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग जंगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि वन के जो स्थानीय लोग हैं, एक्सेप्शनल केस बाबू भैया ये है कि वहां के स्थानीय लोग सीमित अधिकार प्राप्त होता है। कैसे अधिकार प्राप्त होती है, वहां के स्थानीय लोग को सीमित अधिकार प्राप्त, अर्थात रक्षित वन जिस जगह पे है वहां आसपास के लोगों को कुछ लिमिटेशन दिए गए कि हाँ आप जंगल के अंदर जा सकते हैं, आप ये चीज कर सकते हैं, लेकिन जस्ट हम जाते हैं इसके अंदर अवर्गीकृत वन के अंदर, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है भाऊ भैया कि ना तो वन ना तो आरक्षित होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, रक्षित। यहाँ पे क्या है, वन ना तो आरक्षित होने चाहिए और ना ही आपका वन रक्षित होना चाहिए। वैसे प्रकार के वन क्या कहलाते हैं, ना तो आपका ये आरक्षित होना चाहिए, ना तो आपका ये बाबू भैया, ना तो आरक्षित और ना ही रक्षित। तो ये वन क्या कहलाएंगे भैया, ये वन कहलाते हैं अवर्गीकृत वन। इसमें प्रतिबंध कम लगे होते हैं। प्रतिबंध इसमें क्या होते हैं बाबू भैया, बिल्कुल ही कम होते हैं। और एक चीज क्या है कि इसका जो मालिक होता है या फिर अधिकार जो होता है इसका क्या होता है, निजी होता है या फिर सरकार, या तो किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है या फिर किसी सरकार का अधिकार होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें लगभग क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं फटाफट अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है समुदाय, बराबर बताएंगे अगला टॉपिक क्या रहने वाला है बाबू भैया, अगला टॉपिक है समुदाय और वन संरक्षण, यानी हमारे भारत के सोसाइटी के अंदर रहने वाले कुछ लोग और उनसे वन संरक्षण कैसे होता है,
वो लोग वन संरक्षण कैसे करते हैं? अलग अलग समुदाय के लोग हैं, वे लोग वन को कैसे संरक्षित करते हैं, हमें ये बात करनी। अगर मैं बात करूं तो जैसे आदिवासी समुदाय के लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो क्या वे लोग वन को संरक्षित करते हैं? क्या वे लोग वन को सुरक्षा देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज के अंदर बहुत पुराने समय से प्रकृति और वनों की रक्षा में स्थानीय समुदाय की बहुत बड़ी भागीदारी है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा भारतीय समाज है, भारत का जो समाज है, इसमें जो पुराने टाइम से आप उठा के देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज से 50 साल, 60 साल, 20 साल, 40 साल पहले आप इतिहास उठा के देखेंगे, आपको क्या मिलेगा कि लोग प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए प्रकृति का रखवाली भी करते थे। लोग वन और पेड़ को पवित्र मानते थे और देवी देवताओं को वन मानते थे, इस वजह से वो वनों को भी सुरक्षा देते थे। तो इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय समुदाय की बहुत बड़ी भागीदारी रही। आइए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, कैसे कैसे स्थानीय समुदायों की भी भागीदारी रही। आइए देखते हैं कैसे उनकी भागीदारी रही है। सबसे पहला देखते हैं पारंपरिक वन संरक्षण और समुदाय, यानी पारंपरिक तरीके से जो पुराने समय से चला आ रहा है, उस पैटर्न से वन को कैसे सुरक्षा दिया जा रहा है और आखिर समुदाय उसको कैसे सुरक्षित कर रही है, पहले इस चीज को देखेंगे और पहले हम लोग इससे क्लियर होंगे। समझ गुड, वेरी गुड। चलिए हम लोग अब इस चीज को देखते हैं, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहला चीज हमें इसमें देखना है देवी देवताओं का उपवन, अर्थात देवी देवता के लिए वन को छोड़ दिया जाता था। पहले वन को देवी देवता भी माना जाता था। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, भारत के अनेक प्रकार के आदिवासी, अलग अलग आदिवासी और वहां के स्थानीय समुदाय प्रकृति की क्या कर रहे हैं, पूजा करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग समुदाय वहां की प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। वे वन के कुछ हिस्सों को बहुत ही पवित्र मानते हैं। जंगल है, सपोज दैट ये पूरा ऐसे मान लो ना, ये पूरा बोर्ड का एरिया जंगल है। ठीक है, अब इस जंगल में ये एक साइड ये बहुत ही पवित्र मान करके इसे देवी देवताओं का वन मान लिया जाता है। ऐसा बोला जाता था कि इस यहाँ पे इस स्पेसिफिक एरिया में, इस एरिया में यहाँ पे क्या है भैया, देवी देवता बसते हैं और इस चीज को बहुत ही पवित्र माना जाता था और पवित्र मान करके इन्हें छोड़ दिया जाता था। इस एरिया को छोड़ देते थे और इस एरिया का नाम दिया जाता था शरण स्थल। इस एरिया का नाम क्या दिया गया बाबू भैया, शरण स्थल। और ऐसी मान्यताएं थी कि इस जगह में देवी देवता बसे हैं, इस जगह पे देवी देवताओं का वास है। समझ, इस जगह पे देवी देवता रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ना ही कोई जाते थे, ना ही पेड़ पौधे की कटाई होती थी और बिल्कुल ही इस एरिया को क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाता। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझ में आ गई कि आखिर वन संरक्षण कैसे होता था, समुदाय की मदद से। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलेंगे दूसरे टॉपिक की ओर। पहला तो हमने देखा पारंपरिक वन संरक्षण और समुदाय। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे है विशिष्ट पेड़ों की पूजा। समझिएगा बहुत अच्छे। हमारा दूसरा क्या है, विशिष्ट पेड़ों की पूजा, यानी कुछ विशेष पेड़ जिनकी पूजा भी होती थी। कुछ कुछ ऐसे विशेष पेड़ हैं जिनकी शादियों में कोई पूजा होती है, जिनकी अलग अलग रिचुअल्स में पूजा की जाती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आप जब जाओगे छोटा नागपुर के अंदर, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में आपको क्या दिखेगा, वहां की एक मुंडा जाति और संथाल जनजाति। कौन कौन सी, एक तो मुंडा, ध्यान से समझेंगे, एक तो मुंडा जनजाति और दूसरी संथाल जनजाति। वो लोग महुआ का पेड़ आप लोग देखे होंगे और करम का पेड़, इन दोनों पेड़ों की पूजा करते हैं। किस भाग में, छोटा नागपुर क्षेत्र में। आप जैसे ही छोटा नागपुर क्षेत्र में जाओगे, वहां क्या देखोगे, वहां के जो संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति हैं, ये दोनों जनजाति वहां पे महुआ और करम के पेड़ की पूजा करते हैं। और फिर आप आगे स्टेट में बढ़ोगे, उड़ीसा में चले जाओ और बिहार में चले जाओ, वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वहां की कुछ जनजातियां शादी के सीजन में इमली और आम के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। इमली और आम के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। जहां तक मुझे पता, अमलो घोटाना एक रिचुअल्स है और उसमें आम के जो पत्ते होते हैं
उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बिहार और उड़ीसा की शादियों में और हमारे झारखंड के अंदर भी इन रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें आम के पौधे और इमली के पौधों की पूजा की जाती। और तो और आप और चीजों को देखोगे, जस्ट लाइक आपने बरगद का भी पेड़ देखा होगा, उन बरगद के पेड़ों को भी पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ों की पूजा की जाती है, की जाती नहीं की जाती, की जाती है ना। तो क्या आप उनको काट कर खत्म करोगे? क्या आप वनों को बर्बाद करोगे वैसे वनों को? बिल्कुल नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी हमने देखा, दूसरा हम देखेंगे। देखिए पहला चीज हम क्या देखते हैं, पहला चीज हम ये देखते हैं कि आखिर जो हमारा वन संरक्षण होता है उसमें समुदाय कैसे वन को संरक्षित करता है, यानी जो अलग अलग प्रकार के जनजाति हैं वो कैसे वन को सुरक्षित रखते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कुछ आंदोलन करके भी वनों को सुरक्षित रखा गया है, जिसमें हम प्रमुख जन आंदोलन की बात करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख जन आंदोलन, इसकी बात करेंगे बाबू भैया, प्रमुख जन आंदोलन। फटाफट बता दो किसकी हम बात करने वाले हैं भैया, प्रमुख जन आंदोलन की। ठीक है, अब हम लोग प्रमुख जन आंदोलन की बात करेंगे, तो आइए एक एक करके हम लोग चीजों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे चिपको आंदोलन। सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे भैया, चिपको आंदोलन। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय लोग, विशेषकर महिलाओं की बात की जाती है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में व्यवसायिक कटाई का विरोध किया। ये हम बात करेंगे व्यवसायिक कटाई। ठीक है, व्यवसायिक कटाई यानी ऐसे बताया जाता है कि उत्तराखंड, उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट के अंदर वहां के कुछ हिमालय क्षेत्र के अंदर कुछ स्थानीय लोग वहां एक व्यवसायिक पेड़ों की कटाई को रोकते, अर्थात व्यवसायिक पेड़ों की कटाई मतलब कोई बड़ा बिजनेसमैन आते हैं और उन पेड़ों को काटकर अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोग क्या करते हैं, पेड़ को ऐसे पकड़ करके, ऐसे सपोजेड ये मान लो हमारा पेड़ है, पेड़ को ऐसे पकड़ करके चिपक के खड़े हो गए, पेड़ को ऐसे गले लगा लिए, पेड़ को ऐसे हग कर रहे हैं और बोल रहे हैं अगर पेड़ काटोगे तो हमारा गला भी काट दो, अगर पेड़ काटोगे तो हमारा गला भी काट दो। और ये आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ये आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था भैया, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे सारी की सारी महिलाएं एक एक पेड़ को पकड़ कर ऐसे चिपक जाती है, जिससे वो पेड़ कटने से बच जाते। इसे ही कहा गया था चिपको आंदोलन। अब ये जो चिपको आंदोलन है वो दिखाता है कि कैसे समुदाय के लोग मिलकर के वन को बचा सकते हैं, समुदाय के लोग वन को कैसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सामुदायिक लोग मिलकर के वन को कैसे सुरक्षा कर दे रहे हैं। अब इसी बीच हमें और एक आंदोलन दिखती है, बीज बचाओ आंदोलन, जो टिहरी उत्तराखंड के ही एक राज्य, यानी उत्तराखंड जो हमारा राज्य है उस राज्य के टिहरी में किसान क्या करते हैं, रासायनिक खाद के बिना, यानी जो आजकल जो केमिकल वाले खाद चल रहे हैं ना, उस खाद के बिना वहां बीज से, मतलब बीज लगाते हैं और सफल तरीके से एकदम फसल उत्पादन करते हैं। यानी देसी गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, देसी तरीका अपनाया जाता है, खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया, देसी तरीके अपना करके कैसे वहां पे बहुत अच्छे तरीके से फसल का उत्पादन किया जाता है, वही चीज कहलाता है बीज बचाओ आंदोलन। और फिर जैसे हम लोग आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हमें मिलता है 9 दाने। हमें अगला टॉपिक क्या देखने को मिलता है सर, 9 दाने। ठीक है, 9 दाने आंदोलन, ये जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला एक सामुदायिक प्रयास है। समुदाय के द्वारा 9 दाने आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ये एक जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला सामुदायिक प्रयास है। अब मैं बात करूं कि भाई जैविक खेती क्या होती है, तो आप समझेंगे जैविक खेती से। ठीक है, जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती वो खेती होती है जिसमें रासायनिक खाद और दवाई के उपयोग के बिना किन चीजों से खेती की गई, गोबर से, यानी खाद के जगह में हम लोग गोबर वगैरह का इस्तेमाल कर लिए, इन सभी चीजों से मिलकर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं जैविक खेती। अपशिष्ट पदार्थ का इस्तेमाल करके जो खेती की जाती है उसे कहा जाता है जैविक खेती। इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैविक खेती में ना तो हम रासायनिक खाद इस्तेमाल करेंगे, रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता है, और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रकार का कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी तरह का कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता है। और तरह तरह की जो दवाइयां आती हैं उन किसी भी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किए बिना बिल्कुल देसी तरीके से जो खेती कहलाती है उसे कहते हैं जैविक खेती। उसे क्या कहते हैं बाबू भैया, हाँ हाँ, अच्छा बेटे तुम तो मुस्कुरा रहे हो, मन में लड्डू फूट रहे हैं तुम्हारे।
हैं सोच रहा है सर हम देसी हैं, मन में गाना चल रहा है देसी देसी। अच्छा, देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, समझ रहे हैं बालक हम। कोई बात नहीं। तो ये होती है जैविक खेती, जिसमें बिल्कुल रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता है, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अगला हम क्या देखेंगे सर, संयुक्त वन प्रबंधन। ये भी एक जंगल को बचाने का तरीका है। इसकी शुरुआत जो होती है, इसकी औपचारिक शुरुआत 1988 में होती है। याद रखेंगे JFM, इसकी शुरुआत कब हुई, 1988 में औपचारिक तरीके से। और कहाँ पे हुई थी, उड़ीसा। कहाँ पे हुई थी बाबू भैया, उड़ीसा में। ये चीज हमें बस दो चीजें इनको याद रखनी है, शुरुआत कब हुई थी, 1988 में, और कहाँ शुरू हुआ था, उड़ीसा के अंदर। किस स्टेट में हुआ था, उड़ीसा के अंदर हुआ था। और हम देखेंगे उड़ीसा में इसका पहला प्रस्ताव पास किया गया। सिंपल सी चीज है, पहला प्रस्ताव वही जगह पास किया जाएगा ना भैया जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। और इस तरीके से हमारा पूरा पूरा चैप्टर 2 होता है द एंड। और आप अगर पार्ट 2 सीधा सीधा देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एसएसटी को बिल्कुल आसान बनाना है, बिल्कुल समझदार और बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना है, बिल्कुल मजबूत बनाना है, और आपको 10th 2027 बोर्ड के अंदर 2027 के अंदर एनसीईआरटी, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, अगर इन तीनों बोर्ड के अंदर आप हिंदी माध्यम के एक छात्र हैं और आपको अच्छा खासा मार्क्स अचीव करने हैं, एसएसटी से डर दूर करना है, तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं कि आपको एक भी प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय बाय। हेलो।